हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। सो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो एम एच टी सी टी पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक नहीं है, बट हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे एम एच टी सी टी के लिए। और कुछ एम सी क्यूज़ आते ही हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और कुछ कुछ एम सी क्यूज़ ऐसे भी हैं जिनका पैटर्न काफ़ी हद तक रिपीट होता है एम एच टी सी टी में, तो वो हम आगे जानेंगे। सो फर्स्ट वी विल बिगिन विद द individual topics in this chapter which are important for MSTCT. तो let's begin. So units and measurements. So पहले लिटरल मीनिंग क्या है इसका ये समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट क्या होता है? यूनिट का सिंपल मीनिंग होता है वन। सो किसी भी पैरामीटर, किसी भी क्वांटिटी, कोई भी चीज़ हो उसको इंडिकेट या रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वन इज़ मैग्नीट्यूड, दैट इज़ वैल्यू, वो नंबर होता है जनरली, डेसिमल हो या नॉर्मल नंबर हो। और दूसरी जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट है वो होता है यूनिट। अभी यूनिट ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स वन। फॉर एग्जाम्पल आई राइट 13 kgs, so 13 kgs means 13 into 1 kg, so 1 kg multiplied by 13, that is 1 kg को 13 times हम represent कर रहे हैं। so 1 kg is one single unit of those 13 units, and 13 kg will represent the overall mass of some substance where 13 is the magnitude and kg is the unit. सो यूनिट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी क्वांटिटी को मेजर या रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड मेजरमेंट्स का मीनिंग तो आपको डेफिनेटली पता होगा है। मेजरमेंट जो है वो पूरा तभी होगा जब आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और यूनिट भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ यूनिट्स. So in general we have two types of units, fundamental units and derived units. अभी क्वेश्चन आता है फंडामेंटल यूनिट्स क्यों बने हैं? सो बेसिकली पुराने ज़माने में जब कुछ भी मेजर करना होता था, तो जैसा कि मैंने बोला मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स, टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट मेजर करने के लिए। और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड्स एंड रिलेशंस, लाइक ट्रेडिंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ और सिटीज़, ट्रेड करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड था या स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी, जो जिसके बिना ट्रेडिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जैसे आपको कोई गुड्स या कोई सामान जो है आपको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, आपकी कंट्री में अवेलेबल है तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, बाहर की कंट्री में अवेलेबल है बट यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप इंपोर्ट करना चाहते हो। सो देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड डिफाइंड जिसको सभी लोग एग्री करें। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो है बेसिकली वो ऐसे यूनिट्स हैं जो जिनका स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है वाया एस आई, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस आई यूनिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। सो एस आई जो है वो इंटरनेशनली इन सारी यूनिट्स को एज अ फंडामेंटल यूनिट रिकॉग्नाइज करता है, जो ओवरऑल कंप्लीटली कहीं पे भी चले ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज सिर्फ यही यूनिट्स क्यों और इन्हें फंडामेंटल यूनिट्स क्यों बोलते हैं? सो बेसिकली किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें या तो एक यूनिट या तो मल्टीपल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली वो यूनिट होते हैं जो सिंगल ही अपने आप में ही किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके। तो इंसानों ने यही फाइंड आउट किया कि 7 ऐसे नेचुरली फाउंड क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इंसानों ने ही बनाया है। बट दीज लाइक फिजिक्स का डेफिनेशन ही है नेचुरल फिनोमिनन्स, दीज आर लाइक नेचुरली अकरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हमने सिर्फ मेजरमेंट के लिए ये यूनिट्स दिए हुए हैं। जैसे लेंथ के लिए होता है मीटर, मास इज फॉर measuring the density per unit volume of some substance, that is in kilogram, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, डिग्री सेल्सियस भी होता है बट केल्विन जो है वो लाइक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है और ये एसआई यूनिट है और ये फंडामेंटल यूनिट है, तो ये वर्ल्ड वाइड केल्विन जो है वो प्रायोरिटी पे मेजरली यूज़ होता है। देन वी हैव इलेक्ट्रिक करंट जिसके लिए एम्पियर यूज़ होता है। देन वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसके लिए है कैंडेला, एंड वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल। सो बेसिकली वी हैव 7
फंडामेंटल यूनिट्स जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर की या एक सिंगल यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं अगर बात करूँ स्पीड, तो स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहाँ पे डिस्टेंस हो गया मीटर या किलोमीटर्स में और टाइम हो गया सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दो यूनिट्स आए, एक मीटर है एक सेकेंड है। सो दो अलग अलग क्वांटिटीज़ यूज़ हुए उसको डिफाइन करने के लिए। बट यहाँ पे जो 7 यूनिट्स आपको दिख रहे हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं विथ वन सिंगल एसआई यूनिट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट। सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनी फंडामेंटल क्वांटिटी इज which need not to be represented by some other और मोर देन वन क्वांटिटी। जैसे लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोई और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, लेंथ अपने आप में सिर्फ मीटर से या किलोमीटर से या सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे मीटर ही इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज दैट इज़ अ स्टैंडर्ड जिसको पूरी दुनिया अग्री करती है। सो if I want to measure some size of some cloth, so meter is the best representation that can be used fundamentally all over the world, and वो हर जगह चलता है। That is why it is called as system international unit, that is SI units. So fundamental units का एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। सो वी स्टार्ट विथ लेंथ। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्केल यूज़ हुआ है, यहाँ पे एक रूलर यूज़ हुआ है जस्ट टू मेजर लेंथ ऑफ दिस पेंसिल विच इज़ 8 सेंटीमीटर। सो 8 इज़ दी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज़ दी क्वांटिटी का यूनिट। सो फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ सिंगल रूलर इज़ इनफ टू मेजर its length via this unit called as centimeter. यहाँ पे मीटर है, so meter is like as I said it is overall agreed as an SI unit. So this 8 centimeter can be represented as 0.08 meters. So length के लिए जो measurement unit है that is meter. Then we have mass. So mass के लिए हम use करते हैं kg. kg is also world wide used, कहीं कहीं पे pound भी use होता है, बट हम जनरली फिजिक्स के कैलकुलेशंस के लिए kg यूज़ करते हैं बिकॉज SI यूनिट में किलोग्राम इज डिफाइंड फॉर मास। सो हियर एज यू कैन सी kg। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट इज टाइम। टाइम का तो सभी लोगों को पता होगा। सो टाइम इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन सेकेंड्स। तो फिजिक्स में कभी भी हम अगर कोई भी क्वांटिटी अगर देखेंगे जहाँ पे टाइम किसी न किसी तरीके से यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने स्पीड का एग्जांपल दिया मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ पे सेकेंड आपको दिखाई दे रहा है मीटर पर सेकेंड। जनरली स्पीड को मीटर पर सेकेंड में ही इंडिकेट किया जाता है फिजिक्स के कैलकुलेशंस में। सो वी नेवर राइट किलोमीटर पर आवर। अगर वैसे दिया भी है तो फाइनल जो आंसर आता है वो मीटर पर सेकेंड में ही लिखा जाता है बिकॉज दैट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइंड। सो मीटर इज standard defined for length and second is defined for time. So time is also a fundamental unit that is in seconds and that cannot be represented with some other quantity. वो अपने आप में ही पूरा है and one single unit है. So time. Then fourth unit we have is temperature. So temperature के लिए भी हम use करते हैं Kelvin. So generally हम अगर normal thermometers की बात करें तो उसमें जो टेम्परेचर रहता है वो जनरली डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो वो आपको बताएगा 98 है, 104 है फॉर मेजरिंग फीवर। सो दैट इज़ बेसिकली नॉट इन डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ इन केल्विन। बिकॉज वो डिग्री सेल्सियस में अगर दिखाएंगे तो वो वैल्यू काफ़ी कम आएगी, बट वो केल्विन में होता है तो वो 104 या वैसी कोई कुछ वैल्यू होती है। सो केल्विन इज़ अ स्टैंडर्ड विच इज़ ऑल एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक बेसिक एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगा कि फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पर हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी होगा जिसके लिए हम फंडामेंटल यूनिट यूज़ करते हैं केल्विन, बिकॉज वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इजीली यूजेबल है। डिग्री सेल्सियस में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कैलकुलेशंस एंड डिग्री सेल्सियस में गैसेस के टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव में भी आते हैं और डेसिमल्स में भी आते हैं, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए हमें रेंज काफ़ी कम मिलता है कैलकुलेशंस में। सो केल्विन में रिप्रेजेंट करना बहुत ही सिंपल है बिकॉज 0 डिग्री यू कैन सिंपली रिप्रेजेंट विथ 273। सो दिस इज the Kelvin value for 0 degree Celsius. So
दैट इज़ वाई नेगेटिव टेम्परेचर जो है उसको भी आप पॉजिटिव केल्विन वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हम केल्विन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ डिग्री सेल्सियस एज एन एसआई यूनिट फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर। देन वी हैव इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, वायर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन सम स्पेसिफिक डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। तो बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, सो पर यूनिट टाइम जब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं देन इट बिकम्स इलेक्ट्रिक करंट। नाउ वैसे तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट इसको अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट इसलिए माना गया है ताकि मेजरमेंट के लिए हमें थोड़ा इजी पड़े, बिकॉज एम्पियर्स को मेजर करने के लिए और भी बहुत सारी तरीके हैं, तो वाई नॉट टू कीप इट एज अ फंडामेंटल यूनिट so that it can be measured with certain instruments and can be used all over the वर्ल्ड फॉर अदर टाइप ऑफ यूनिट्स जिसमें उसकी डिपेंडेंसी हो। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट जो डिराइव्ड यूनिट में काम आता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें जिसका यूनिट होता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है ओम्स में, या यूनिट भी कह सकते हैं ओम्स में, सो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई और वी इज इक्वल टू आई आर, so R becomes a quantity that is dependent upon current. So that is why current is also a fundamental unit which can be represented by amperes. So next move on, now let's move on to our next unit. So luminous intensity. So आप लोगों को पता होगा इंटेंसिटी मीन्स लाइट जो है वो कितना ज़्यादा ब्राइट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट का सोर्स इज अ कैंडल जो लाइट एमिट कर रहा है। नाउ बहुत सारी पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा कि लाइट की ब्राइटनेस क्या है, बट इन दिस केस जो है अगर हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक के लिए ही अगर मेजरमेंट लें तो लाइट की जो है इंटेंसिटी है वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगी सोर्स पे, जो यहाँ पे कैंडल का फ्लेम है दैट इज़ द सोर्स। सो इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, भले ही वो डिपेंडेंट है फ्लेम पे, बट यू कैन हैव सर्टेन डिवाइसेस दैट कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इट कैन बी केप्ट एज अ स्टैंडर्ड, बिकॉज ये यूनिवर्सली चलेगा, दैट इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड ये किसी और पैरामीटर पे या किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट। सो यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो इनमें से किसी भी, या इंटेंसिटी कह सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनमें से किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में ही एक अलग यूनिट है, दैट इज़ वाई इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैंडेला यूनिट से। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट। देन वी हैव अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। So अभी amount of a substance can also be measured using kilogram or pound or some other unit, but naturally amount of substance जो है वो depending upon the matter और density of substance वो change हो सकता है, so there should be some measurement unit for amount of substance जो as a standard आप कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा वाटर का, जैसे वाटर का फॉर्मूला है H2O, बट वाटर का अमाउंट हमें मेजर करने के लिए अगर हम kg यूज़ करेंगे तो kg विल नॉट बी अ सफिशिएंट यूनिट, बिकॉज वाटर अगर वाटर वेपर के फॉर्म में है तो उसका जो किलोग्राम में मास आएगा वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि वो फ्लोट होता होगा। अगर वो लिक्विड के फॉर्म में है तो मास शायद कुछ और आए, अगर वो आइस के फॉर्म में है तो मास शायद कुछ और है। सो हम उसका मास जो है वो अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज स्टेट ऑफ मैटर कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एक और मेजरमेंट यूनिट है जिसका रिप्रेजेंटेशन है मोल से, एंड उसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिटरली नंबर ऑफ एटम्स जो है वो काउंट करते हैं किसी भी सब्सटेंस में। लेट्स से वी हैव 1 लीटर ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो उसमें
अमाउंट ऑफ एटम्स कितने होंगे या अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट किया जा सकता है यूजिंग दिस फंडामेंटल यूनिट कॉल्ड मोल. So that is why amount of substance is also one of the most important fundamental unit. Now let's move on to the next slide. Next is derived units. So सबसे पहले ही मैंने बताया यूनिट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट एंड एक होता है डिराइव्ड यूनिट. फंडामेंटल यूनिट्स आर बेसिकली those units which need not to be represented with some other unit or more than one number of unit. तो जैसे टाइम है तो टाइम का रिप्रेजेंटेशन सेकंड से हो सकता है, उसका किसी और फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंडेंसी नहीं है. सो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं. 7 में से अगर एक भी फंडामेंटल यूनिट या एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट अगर यूज़ हो रहा है किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के लिए, तो दैट यूनिट बिकम्स डिराइव्ड यूनिट. सो यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ मैंने एग्जांपल लिए हैं वो है स्पीड, फर्स्ट वन. सेकेंड वन इज़ रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस. थर्ड वन इज़ फोर्स. फोर्थ वन इज़ मोमेंटम. एंड फिफ्थ वन इज़ पावर और यू कैन से एनर्जी. यहाँ पे आप इंटेंसिटी पर मत जाइए. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी current which is getting flowed through this bulb or the power which is coming out of this bulb. So let's take the examples one by one. तो स्पीडोमीटर होता है व्हीकल के अंदर टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द व्हीकल. इट इज़ बेसिकली इन किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर जो है उसको आप कन्वर्जन कर सकते हैं इन मीटर पर सेकेंड. किलोमीटर के लिए होगा 1000 मीटर एंड आवर्स जो है वो कन्वर्ट होगा 3600 में, तो इसका आंसर आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड्स. सो हियर वी कैन सी दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी और दिस पर्टिकुलर yes, this particular quantity is dependent upon two different quantities, which is the length and second is time. Length और time या distance and time पे dependent है. That is why it is a derived unit or a derived quantity. Because ये quantity अपने आप में एक अकेला नहीं है, उसके लिए उसको represent करने के लिए दो अलग quantities लगती है. That is why it is called as derived unit. Similarly, resistance. So resistance का formula होता है R is equal to rho into L by A. सो किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस वैसे तो नेचुरली उसके रेजिस्टिविटी पे डिपेंड होता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस. जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टर है तो इसका लेंथ जो होगा वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होगा. एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो अगर इस रेजिस्टर को यहाँ से अगर हम कट करते हैं फ्रॉम द सेंटर एंड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक अ सर्कल, समथिंग लाइक दिस. ये मैं शेड करके दिखा रहा हूँ आपको कि इट विल लुक समथिंग लाइक अ सर्कल. तो दैट सर्कल का कुछ एरिया होगा विच विल बी पाई आर स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस रेजिस्टेंस. सो हम लोग देख सकते हैं कि लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस. सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिराइव्ड यूनिट. दिस क्वांटिटी रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड दिस रेजिस्टेंस जिसका यूनिट होता है ओम. ओम जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है बट वो डिपेंडेंट है लेंथ पे और एरिया पे. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ resistance is also a derived quantity and resistance is a has a derived unit. So let's move on to the next. सेकेंड है, थर्ड है फोर्स. फोर्स का बेसिक फार्मूला जो है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन्स लॉ. मास जो है वो बेसिकली किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो प्रॉपर मैटर है या उसको कह सकते हैं डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम. सो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर या एक स्पेसिफिक स्पेस के अंदर जितना भी डेंसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या जितना भी मैटर है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मास. एंड नेक्स्ट इज acceleration. So acceleration means change in velocity or change in speed per time, per unit time. तो इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन जो हम एक ग्राफ के ज़रिए दे सकते हैं. ग्राफ में मैं नीचे यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस लिखूँ और यहाँ पे अगर लिखूँ टाइम, तो इफ़ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स
कॉन्स्टेंटली एट सर्टेन डिस्टेंसेस पर यूनिट चेंज इन टाइम, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 मीटर चलता हूँ इन 1 सेकेंड, और फिर नेक्स्ट सेकेंड में, मतलब अगले 1 सेकेंड में 4 मीटर वापस से 2 मीटर चलता हूँ, तो मैंने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया दैट बिकम्स 4 मीटर्स, एंड टोटल जो सेकेंड्स हुआ वो 2 सेकेंड हुआ। तो मेरा हर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी या स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो स्पीड अगर सेम रहे तो उसे कहते हैं ज़ीरो एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है पर यूनिट टाइम चेंज होते रहे, इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो या तो इंक्रीज हो रही है विद टाइम या तो डिक्रीज हो रही है। सो चेंज इन स्पीड मीन्स या तो स्लो हो रहा है वो धीरे धीरे, या तो धीरे धीरे फास्ट हो रहा है। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेलरेशन। सो यहाँ से ही हम लोग देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पे डिपेंडेंट है, सेकेंड पे डिपेंडेंट है, और मास जो है वो तो अपने आप में फंडामेंटल यूनिट है। तो एक फंडामेंटल यूनिट है बट एक डिराइव्ड यूनिट है, वो दोनों मल्टीप्लाई होके जो हमें मिलेगा दैट इज ऑल्सो डिराइव्ड यूनिट। दैट इज वाई फोर्स इज ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी, एंड फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, दैट इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड यूनिट। न्यूटन जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है डायरेक्टली, but it is also a derived unit because it is dependent upon other units. So force का unit Newton is a derived unit and force is a derived quantity. I'll undo and write the names of all the quantities. So ये रहा speed और velocity. Speed और velocity में क्या difference होता है ये हम आगे जानेंगे. Then we have resistance, then we have force, then we have momentum, एंड उसके बाद होता है पावर और एनर्जी। सो लेट्स टॉक अबाउट मोमेंटम। यहाँ पे ये एक बेस्ट एग्जांपल है कैरम बोर्ड का। सो व्हेन वी हिट वन ऑफ द कैरम कॉइन्स और कैरम कीज, सो उसका जो मास है वो मल्टीप्लाई होता है वेलोसिटी से, एंड उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट जो है वो आपको उसके जस्ट बाद वाले गिट्टी में जहाँ पे वो टकराता है उसमें देखने को मिलता है। सो इफ़ यू सिंपली हिट वन ऑफ दिस कॉइन्स, तो यहाँ पे जो दूसरा कॉइन है उसको उससे आके वो टकराएगा, एंड वो जिस मोमेंटम से टकराएगा दैट विल बी m into v, where v is the velocity through which it is moving and m is mass of that particular carom coin. So मास में अगर वेलोसिटी का इफेक्ट आ जाए तो ऑटोमेटिकली दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स टू हैवी। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बिल्डिंग के स्पेसिफिक हाइट से अगर मैं एक बॉल को ड्रॉप करता हूँ, तो वो बॉल का जो एक्चुअल वेट है उसका वेट का इफेक्ट जो है वेलोसिटी टाइम्स बढ़ जाएगा। सो दैट मीन्स मोमेंटम इज़ अ क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मास का नहीं, वो कितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है उतनी वेलोसिटी टाइम्स इफेक्ट उसका बढ़ जाता है। तो ओवरऑल जो मास है, रिजल्टेंट मास, वो आपको ऐसा लगेगा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जबकि ऑब्जेक्ट का मास उतना ही है, बट बिकॉज इट इज़ मूविंग विथ हाई वेलोसिटी वो बहुत ज़ोर से हिट करेगा ग्राउंड को। सो दैट इज़ वाई इन दिस केस यहाँ पे कैरम का जो कॉइन है वो बहुत ज़ोर से दूसरे कैरम के कॉइन को हिट करेगा। सो दैट इज़ वाई the resultant quantity which we get is basically dependent upon two fundamental quantities, not two but actually mass fundamental quantity है और v जो है वो derived quantity है। तो if I can write here v is like meter per second, so m के बदले मैं लिखूँगा kg और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय kg मीटर पर सेकेंड। मीटर जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकेंड्स फंडामेंटल है, and kg, so mass and length and time। so तीन अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ये डिपेंडेंट है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो पावर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है जो यूज़ करते हैं हम किसी भी रेजिस्टिव ऑब्जेक्ट का पावर फाइंड करने के लिए। तो पावर का बेसिक फार्मूला इज v इंटू आई, वेर v इज द वोल्टेज, i इज द करंट। v कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आई आर, so IR into I, so this becomes I square R। so current का square, current is a fundamental quantity represented by unit ampere, and R is a resistance which is represented by rho into L by A, जो हमने पहले कुछ देर पहले जाना था अभी। so power is also
consisting of several other quantities, several other fundamental quantities. That is why power is also a derived quantity. And power का जो यूनिट है वैसे तो हम लोग वॉट्स में ही लिखते हैं, बट देन बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट, so that is why it is also a derived unit. It cannot be called as a fundamental unit. So we'll move on to our next slide और next topic, system of units. तो system of units जो है वो एक काफ़ी important topic है, because हमें पता होना चाहिए कितने systems use होते हैं all over the world, and क्या क्या important है, क्या क्या important नहीं है, and how can we convert from one system of unit to another. So सबसे यहाँ पे ऊपर mentioned है CGS. So C is for length, G is for mass, S is for time. So length mass time, ये भी है length mass time and ये भी है length mass time. यहाँ पे आप देख सकते हैं seconds जो है वो common है. C stands for centimeter, G stands for gram and S stands for second. M stands for meter, K stands for kilogram and S stands for second. F stands for foot, P stands for pound एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड. एंड एस आई जो है वो बेसिक जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने देखा वो, एंड उनको मिलाकर जितने भी क्वांटिटीज़ बनते हैं दोज आर ऑल एस आई यूनिट्स. सो एस आई सिस्टम जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है. हम फिज़िक्स के कैलकुलेशन में जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एस आई यूनिट यूज़ होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स. एसआई यूनिट्स जो है वो यहाँ पे 7 क्वांटिटीज़ के यहाँ पे अलग अलग मैंशनड है, और उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी यहाँ पे मैंशनड है. सो वी वॉन्ट वी गोइंग टू मच डिटेल्स फॉर देम. मैं एक बार फिर से जस्ट रिवाइज कर देता हूँ बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है. लेंथ के लिए वी यूज़ मीटर्स, टाइम के लिए वी यूज़ सेकेंड्स, मास के लिए वी यूज़ किलोग्राम्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए वी यूज़ कैंडेला, मैटर और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस के लिए वी यूज़ मोल, केल्विन जो है वो यूज़ होता है टेम्परेचर के लिए, एम्पियर्स जो है वो यूज़ होता है करंट के लिए. सो दीज आर ऑल द बेसिक 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स. और डिराइव्ड यूनिट्स भी निकल के आते हैं, वो भी एसआई के अंदर ही आएंगे बिकॉज जो हमने अभी पिछले स्लाइड में जाना. सो we'll discuss about those in the further slides, but basically जो system of units है उसमें CGS, MKS and FPS are the most popular. MKS जो है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और जैसा कि आप देख सकते हो वो SI यूनिट को भी काफ़ी हद तक फॉलो करता है. जैसे लेंथ के लिए वी यूज़ मीटर, मास के लिए वी यूज़ केजी एंड टाइम के लिए वी यूज़ सेकेंड. CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और FPS में फुट पाउंड सेकेंड. मोस्टली यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में ये जो यूनिट है वो काफ़ी हद तक यूज़ होता है. एंड जनरली MKS इज़ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशंस, और वी कैन से वर्ल्ड वाइड यूज्ड है ये. पहले MKS ही यूज़ होता था, बट SI इज़ नाउ यूज्ड फॉर ऑल द कैलकुलेशंस एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड ट्रेड्स एंड ऑल द स्टफ के लिए ये यूज़ तो होता ही है. So SI is one of the most important system of units. So let's move on to the next slide. We have supplementary units as well. तो कुछ units थोड़े हटके हैं, एकदम अलग हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं यूज़ करते या कोई फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ नहीं करते. उनका रिप्रेजेंटेशन कम्प्लीटली अलग है. वैसे तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल ही काफ़ी है, बट वो थोड़े से अलग हैं, लाइक नॉट डिपेंडेंट ऑन सम अदर क्वांटिटी, बट स्टिल दे आर फंडामेंटली एक्सेप्टेड और फंडामेंटली यूज्ड वर्ल्ड वाइड. और ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिजिक्स कैलकुलेशंस या इन शॉर्ट मैथमेटिक्स के लिए काम आते हैं. दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड. फॉर एग्जांपल हम अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल के का जो एंगल है वो रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री में, बट डिग्री के अलावा देयर इज ऑल्सो वन यूनिट कॉल्ड एज रेडियन दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंगल ऑफ एनी सर्कल.
सो यहाँ पे रेडियन का डेफिनेशन आप देख सकते हो, 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल हुज आर्क लेंथ इज सेम एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिग्रीज में अगर बात करें तो इट इज़ 57.297 डिग्रीज, बट इसको ही हम रेडियस के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो यहाँ पे फार्मूला दिया है डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर। तो एक्चुअल अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन का मतलब यही है कि रेडियस जो है वो आर ही होता है सर्कल का। अगर ये लेंथ अगर देखा जाए और ये लेंथ देखा जाए तो रेडियस है, बट हमने जानबूझकर वही एंगल जो है यहाँ पे फॉर्म किया है सो दैट द रिजल्टेंट आर्क विच वी गेट obtained by this particular angle, that also becomes the radius of the circle. So that is the basic definition of radian। अगर जो आर्क है वो भी रेडियस के बराबर है सर्कल की, तो जो डिग्री में हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है दैट करस्पॉन्ड्स टू 1 रेडियन। सो by mathematical calculation it can be obtained as 180 degree by pi, where pi can be represented as 3.142 or 3.1415, and the resultant answer in degrees is 57.297 degrees। So in general 1 radian को ऐसे भी लिखते हैं, 1 radian can be defined as 180 upon pi or 180 by 3.142, which is 57.297 degrees, and this representation is majorly used for conversion between radians and degrees। सो रेडियन या फिर डिग्री जो है ये एक ऐसी यूनिट है जो अपने आप में बहुत यूनिक है एंड यूज्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट, बट इट इज़ कॉल्ड एज अ supplementary unit because no other unit is dependent upon it and neither it is dependent upon some other unit। फॉर एग्जाम्पल अगर फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो वो खुद तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट डिराइव्ड यूनिट्स आर डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल यूनिट। बट सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर दोज यूनिट्स जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, नाइदर दे आर डिपेंडेंट ऑन सम यूनिट और नॉर अदर यूनिट्स विल डिपेंड अपॉन देम, completely unique units। So we have basically two units, one is radian and second is called as solid angle। radian को हम plane angle भी बोलते हैं, plane angle measurement, और इसे कहते हैं हम solid angle। सो सॉलिड एंगल का के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड एंगल मीन्स 3 डायमेंशनल एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका फॉर्मूला है, दिस इज सिंबल फॉर ओम, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सॉलिड एंगल 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ एनी स्फीयर जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आंसर आता है 4 पाई, एंड इसका जो यूनिट आता है इसको कहते हैं हम स्टेरेडियन, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एस आर एंड डॉट जस्ट एज अ शॉर्ट फॉर्म। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो आंसर आया दैट इज़ 4 पाई। सो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला जो है वो आपको बस याद रखना है, वी डोंट नीड टू गो टू much more details about solid angle, you need to just remember that this is the formula and steradian is the representation for solid angle and radian is the representation for plane angle, that's it। इससे related न्यूमेरिकल्स हम आगे देखेंगे। so let's move on to the next topic, measurement of mass। so this is one of the most important thing। so सबसे पहले हम जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड weight। So weight is first of all a quantity which is completely dependent upon gravity। तो अगर हम किसी भी सामान का वेट अगर मेजर करते हैं तो हमें वो बेसिकली किलोग्राम्स में मिलता है, बट इट इज़ एक्चुअली not only the matter itself but it is also the force acted by the earth on that object, causing that object to show some weight। so weight is basically a force dependent quantity, या आप force ही कह सकते हैं उसको, but mass is not as same as weight। बोथ आर लाइक ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, बट मास जो है वो वेट नहीं होता है, मास जो है वो एक्चुअल सॉलिड कंटेंट होता है।
तो अगर आप स्पेस में जाएंगे अंतरिक्ष में, तो वहाँ पे भी मास जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बट बॉडी बॉडी जो है वो वेटलेस हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। तो जो वेट होगा वो होगा 0 न्यूटन। न्यूटन हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द फोर्स, बिकॉज वेट इज़ अ फोर्स। सो वेट जो होता है वहाँ पे ज़ीरो होगा, बट मास जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। मास जो है एक ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी है जो एक इंडिविजुअल मैटर के अंदर जो प्रॉपर कंटेंट है उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, और जो प्रॉपर उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ओवरऑल सब्सटेंस है, एक एक एटम, हर एक फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए। दैट इज़ वाई मास इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वेट एंड नॉट सेम एज वेट। और मास जो है वो ऑब्जेक्ट का वो हमेशा यूनिवर्स में आप कहीं भी ले जाओ वो सेम रहता है, बट वेट विल बी डिपेंडेंट अपॉन ग्रेविटी। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू रिप्रेजेंट मास। सो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग टाइप ऑफ मैटर से बना है। लेट्स टॉक अबाउट एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम एक मेटल है, बट बेसिकली एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में नहीं होता है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिक्सचर होता है, थोड़े बहुत अलग मेटल्स मिक्स किए जाते हैं। एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में कभी नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत कार्बन भी मिलाया जाता है टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। सो अगर हम एल्यूमिनियम जो हम नॉर्मल घर पे यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट्स, उसकी बात करें तो उसमें थोड़ा एल्यूमिनियम है, थोड़ा कार्बन है, और वो पूरे चीज़ की कुछ ना कुछ डेंसिटी है, उसका कुछ मास है। तो जो उसका मास है वो कंट्रीब्यूट करेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है उस पे। सो एक एक फंडामेंटल क्वांटिटी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ईच एंड एवरीथिंग विल कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। So that is why mass is represented by fundamental quantities. Now the question comes, mass जो है वो फाइंड आउट कैसे करें, बिकॉज हम एटम लेवल पे जाएंगे तो जो ओवरऑल कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने एक सिंपल तरीका फाइंड आउट किया किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड करने के लिए, और मास का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो दिस इज़ द बेसिक 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसे मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं हम, बट यही क्यों डिफाइन किया, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो साइंटिस्ट ने अलग अलग एटम्स से का स्टडी किया, और उन्होंने ये फाइंड किया कि कार्बन एक ऐसा एटम है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो बरोबर है ही, साथ में ही उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। सो एटॉमिक नंबर की बात करें हम तो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एटॉमिक मास नंबर की बात करें तो वो होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स किसी भी स्टेबल एटम में जिसका साइज़ छोटा है वो सेम ही होता है। तो जो एटॉमिक मास होता है वो ऑलमोस्ट डबल होता है एटॉमिक नंबर के। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 13, तो उसका एटॉमिक मास नंबर होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज़ 13, सो एटॉमिक मास नंबर होगा 26, जो रफली हम देखते हैं। बट एक्चुअल में एटॉमिक मास नंबर जो है वो 27 आता है बाय एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, विल टॉक अबाउट दैट रीज़न इन जस्ट अ सेकेंड। तो एटॉमिक मास जो है वो जैसा कि मैंने बोला वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। ऐसा पाया गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है भले ही इक्वल हो, बट मास ऑफ ईच प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन। तो बिकॉज यहाँ पे मास का डिफरेंस है, तो इसके वजह से जो ओवरऑल जो वैल्यू आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है एटॉमिक मास की, एंड इट इज़ नॉट डबल ऑफ एटॉमिक नंबर। बट कार्बन एक अकेला ऐसा एटम है जिसके केस में एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स छः छः तो है ही, साथ में एटॉमिक मास जो है वो 12 के काफ़ी करीब है, लाइक 12.0, एंड फिर उसके आगे कुछ वैल्यू। दैट इज़ वाई कार्बन एटम को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया, एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट के कैलकुलेशन में उसका ही यूज़ करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है 1/12 ऑफ कार्बन एटम। So 12 represents the atomic mass number, 6 represents the atomic number, which is the number of electrons. So 1/12 of mass of carbon atom corresponds to 1 atomic mass unit.
सो आपको 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर मेजर करना है तो आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ये अलग से यूनिट मास के लिए क्यों बनाया? तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि डेंसिटी हर अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग होगी और बहुत सारे मेटल्स मिक्स करके ही किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट अपने आप में प्योर होना काफ़ी मुश्किल है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ उसमें हमेशा रहती है। तो उसका एग्जैक्ट मास रिप्रेजेंट करने के लिए आपको छोटे से छोटे लेवल तक जाना पड़ेगा, एंड वी नीड टू फाइंड आउट mass of one single fundamental particle that can be used to represent the mass of the whole object, भले ही वो मेटल हो, नॉन मेटल हो या एलॉय हो या कुछ भी हो। तो इस केस में वो जो फंडामेंटल मास है दैट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो दिस इज बेसिकली मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। सो आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एंड दिस इज द actual value that can be used to represent the same। इसका कैलकुलेशन जो है और सिंपल है, ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा बहुत इजीली। सो कैलकुलेशन वाइज जो 1/12 जो है थेरोटिकल वैल्यू एंड 12 इज़ द एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास वैल्यू, वो भी एग्जैक्टली सेम आता है। इसलिए दिस कैन बी रिटन एज 1/6 इंटू 10⁻23। 1/6 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0.0 समथिंग वैल्यू, एंड जो ये वैल्यू है that is value converted into kg, and this is called as 1 atomic mass unit। So I think this much is enough for representing 1 AMU। then we move on to measurement of time। so time measurement के लिए जैसा कि हमने already discuss किया है, time के लिए we have seconds as a unit representation for time which is a fundamental quantity। एक simple सा definition है for solar day। so 1 solar day means 1 day on our planet Earth। So we know that 3600 seconds are in 1 hour and total 24 hours होते हैं, तो so 3600 multiplied by 24 becomes 86400 seconds। so 1 solar day में इतने सारे seconds होते हैं। so very simple calculation। यहाँ पे मेंशन है रोटेशन ऑफ अर्थ को एक दिन लगता है, एंड दैट करस्पॉन्ड्स टू 1 सोलर डे। सो कोई भी एक दिन आउट ऑफ 365 और 366 डेज, सो एनी वन डे बेसिकली करस्पॉन्ड्स टू 24 आवर्स, और 3600 इंटू 24 सेकेंड्स और 86400 सेकेंड्स ऑल्सो कॉल्ड एज सोलर डे। नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम कैन नॉट बी प्रिसाइजली डन। सो आपने ये टर्म काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। सो क्वार्ट्ज जो है वो एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा पत्थर बोल सकते हो या क्रिस्टल बोल सकते हो, जो यूज़ होता है नॉर्मल रिस्ट वॉचेस में, और जो वॉल क्लॉक होता है हमारा, नॉर्मल क्लॉक्स होता है उसमें ये मटेरियल यूज़ होता है। इसका एडवांटेज ये है कि इसके क्रॉस अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो ये वाइब्रेट होता है। इसके वाइब्रेशन को हम सेंस करके प्रिसाइजली हम वैल्यू जो है या हम बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रक्चर को इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि हमें जो वैल्यू मिलता है वो एग्जैक्टली 1 सेकेंड मिलता है। सो क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज यूज टू ऑब्टेन सम सर्टेन वाइब्रेशन दैट कैन करस्पॉन्ड्स टू 1 सेकेंड। सो ये जो क्रिस्टल है वो बहुत ही प्रिसाइजली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से वाइब्रेट करता है, जिसका रिजल्ट ये आता है कि आप एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको ऐसा बनाया ही जाता है कि वो 1 सेकेंड की वैल्यू दे आपको। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है, डिजिटल क्लॉक ले लो या एनालॉग क्लॉक ले लो, वो 1 सेकेंड आता है, और अकॉर्डिंगली हम 1 सेकेंड पे एक स्विच की तरह सेकेंड्स वाली जो सुई होती है उसको ऑपरेट करते हैं, एंड ईजिली हम टाइम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, जिसकी वजह से जो आपका क्लॉक है उसमें थोड़ा सा एरर आ जाता है। तो ये जो एरर है ये बेसिकली क्यों आता है, बिकॉज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ये अच्छे से बिहेव नहीं करता है, और इसके जो वाइब्रेशंस है वो काफ़ी हद तक चेंज होते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। तो आपने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ महीनों बाद आपकी जो घड़ी है वो 1 सेकंड आगे या 1 सेकंड पीछे, या 10 सेकंड आगे 10 सेकंड पीछे, या कुछ केसेस में 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट्स आगे या पीछे भी हो जाती है। उसका उसका रीज़न जो है वो यही है, बिकॉज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज्ड है उसमें, और वो टेम्परेचर के हिसाब से
थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज होता रहता है, उसके वाइब्रेशंस जो है वो क्लियर नहीं रहते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पूरे दुनिया के लिए, बिकॉज एक तो कोई ऐसा टाइम सोर्स होना ही चाहिए था जो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज हो। तो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि सीजियम एक ऐसा एटम है जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ का लाइट हम अगर इनपुट में उसे दें तो उसका जो रिजल्टेंट जो लाइट हमें मिलेगा, सो इट्स लाइक समथिंग लाइक रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। वो कुछ जो है लाइट बीम है वो गोल्डन फॉइल के ऊपर वो इनपुट में देता है, एंड रिजल्टेंट जो है वो आपको एटम्स जो है वो स्प्लिट होते हुए अलग अलग डायरेक्शंस में दिखाई देते हैं। तो सीजियम में भी कुछ इस प्रकार ही इनपुट लाइट सोर्स हम प्रोवाइड करते हैं लेज़र के थ्रू, सो दैट आउटपुट में आपको अलग अलग पार्टिकल्स मिले। इसमें हम पार्टिकल्स जो है वो कैप्चर करते हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट कैन बी वेरी प्रिसाइजली यूज्ड इन सम सर्टेन फैशन और फीडबैक बेस्ड फैशन, सो दैट इसका जो रिजल्टेंट हमें आउटपुट मिले वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मिले। और तो इन शॉर्ट एटॉमिक क्लॉक जो है वो बेसिकली ऐसा क्लॉक है जिसमें सीजियम एटम यूज़ होता है। इसका एटॉमिक मास है 132.905, सीजियम 55 एंड सीजियम 133 विल बी द बेस्ट वे टू रिमेंबर इट। सो आप ऐसे कुछ कुछ इस प्रकार रिमेंबर कर सकते हो। सीजियम एक ऐसा एटम है जिसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, एंड इसके इसके रिजल्ट में आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट इज़ वेरी प्रिसाइज, एंड ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक काम करते रह सकता है। यही सबसे बड़ी खासियत है सीजियम एटॉमिक क्लॉक की। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक की इसकी एक्यूरेसी है एक सेकेंड की, लाइक 100 मिलियन ईयर्स के बाद इसकी जो एक्यूरेसी है वो एक सेकेंड से चेंज होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एटॉमिक क्लॉक को जब भी इंसान ने इन्वेंट किया उसके बाद वो प्रिसाइजली एक एक सेकंड का जो डिफरेंस है वो मेजर कर सकता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, दुनिया में सारी अगर घड़ियाँ हैं वो अगर रॉन्ग टाइम अगर दिखाने लगे कुछ टाइम बाद तो ऑटोमेटिकली उनको करेक्ट किया जा सकता है यूजिंग रेफरेंस ऑफ एटॉमिक क्लॉक। सो एटॉमिक क्लॉक का जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि वो जो वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है वो बहुत ही प्रिसाइज होती हैं, और ये वर्क करता है एक फीडबैक बेस्ड सिस्टम पे। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है। सीजियम 133 इज़ बेसिकली द atom which is or the substance or matter which is used in making atomic clock to provide us very precise clock, जो क्वार्ट्स के कंपैरिजन में लाखों गुना बेहतर है और बहुत ही प्रिसाइज टाइमिंग हमें देता है। सो मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए वी यूज सीजियम एटॉमिक क्लॉक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So this is one of the most important topic, dimension and dimensional analysis. So as we know, there are total 7 fundamental quantities: length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance। इन सभी को कुछ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है: लेंथ को L, मास को M, टाइम को T, टेम्परेचर को केल्विन के टर्म्स में K, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका सिंबल तो ए है बट रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी से, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एम ओ एल, मोल से। इलेक्ट्रिक करंट को कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सो प्लीज डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। it is also represented as I and also sometimes represented as A or ampere. Now डायमेंशनल फार्मूला का एडवांटेज क्या है? सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो इसको आप, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डेंसिटी जो है वो बिकॉज इन दो अलग अलग क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, सो दैट इज अ डिराइव्ड यूनिट, बट डिराइव्ड यूनिट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, बिकॉज ऐसे तो सब फंडामेंटल यूनिट से ही बना हुआ है। सो उनका एक जो फार्मूला हमें मिलता है, रिजल्टेंट फार्मूला, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फार्मूला। सो आई विल राइट हियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैन बी रिप्रेजेंटेड एज समथिंग लाइक दिस, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, एंड वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब होता है लेंथ का क्यूब, सो दिस इज लेंथ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एल एंड उसका क्यूब,
और टाइम जो है यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, तो टाइम को हम ऐसे लिखते हैं t⁻0। बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला में LMT के ही टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, जैसे कि आई आ गया या ए आ गया, करंट आ गया, तो वो भी यहाँ पे आगे जुड़ जाएगी। बट अगर टाइम है, अगर टाइम यूज़ नहीं हो रहा है, देन ऑल्सो वी रिप्रेजेंट टाइम विथ t⁻0, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दिस बिकम्स m⁻1, l⁻³ एंड t⁻0, और l⁻3, m⁻t, m⁻1 एंड t⁻0। टाइम जो है वो नहीं है, but still we use time because length and mass and time are like very basic fundamental quantities to represent dimensional formula. सो आप किसी भी डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड्स, एंड टाइम जो है वो सेकेंड्स होता है, तो दिस बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है लेंथ से, सेकेंड स्क्वायर इज t2, एंड दिस बिकम्स l⁻1 m⁻², sorry, t⁻2 and m⁻0, so l⁻1 m⁻0 t⁻². Similarly, momentum is represented with symbol p. P is equal to mass into velocity. Mass जो है वो kg होता है, and velocity meter per second. So kg जो है that can be represented as m⁻1, and meter per second, meter जो है 1 per second can be represented as t-1. So this becomes the formula for momentum. So similarly, अगर मैं ये एक एग्जांपल लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मीटर, half into mv square. M is mass and v is velocity square. Mass is kg, velocity square is meter per second का square. So kg जो है that can be represented as m⁻1, meter square can be represented as l2, second square जो ऊपर चले जाएगा can be represented as t2. So this becomes l-2 m1 and t2. So this is the formula. अभी बात करें यहाँ पे हाफ की, 1/2, तो 1/2 जो है वो एक नंबर है, एंड नंबर जो है उसका कुछ यूनिट नहीं होता है, दैट इज सिंपल मैग्नीट्यूड, या इसको आप एज अ कांस्टेंट समझ सकते हो। तो कांस्टेंट जो है उसका कुछ यूनिट नहीं होता, सो दैट डजंट कंट्रीब्यूट्स टू डायमेंशनल फार्मूला. Similarly, pressure के लिए we have force upon area. Force can be represented as mass into acceleration, that is kg into meter per second square. Area can be represented as meter का square. So meter square जो है ऊपर जाएगा, तो this becomes m⁻1, and second square जो है वो नीचे आकर वापस ऊपर जाएगा, becomes s⁻². kg जो है वो kg ही रहेगा, so this becomes mass⁻1, length⁻1, and t⁻². So this becomes the another derived quantity का dimensional formula. So I hope dimensional formula is very clear. Let's move on to the next concept. Now dimensional formula तो हो गया. Now dimensional analysis जो है वो एक important topic है MHTCT पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि वो आप कोई भी इक्वेशन का डायमेंशनल एनालिसिस फटाफट करके उसके कुछ फीचर्स है या कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आप इजीली समझ जाएं, एंड कैलकुलेशंस में भी आपको बहुत काम आएगा. सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लाइक एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस. सो फिजिक्स में कुछ इक्वेशंस है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है. नाउ करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो आप सिंपली डायमेंशनल एनालिसिस करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर इसको थोड़ा फास्ट करना हो तो that also we can do. V is a velocity, u is also velocity, so velocity is equal to velocity plus this thing should also be a velocity. बस यही वेरीफाई करना होता है फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस, मतलब यही होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं kg में kg ऐड करता हूँ, तो रिजल्टेंट विल बी सम मैग्नीट्यूड एंड वैल्यू शुड आल्सो kg. सो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट should be equal to right hand side का unit. That is what is meant by correctness of physical equations. So velocity is equal to velocity plus velocity. This should also be result to velocity. अब अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो velocity is represented as meter per second,
U can also be represented as meter per second. This is the initial, this is the final velocity, but है तो velocity ही, तो यूनिट तो है वो मीटर पर सेकेंड ही होगा. एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम होता है सेकेंड्स, सेकेंड सेकेंड कैंसल, दिस बिकम्स मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड. सो दिस जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज ऑल्सो वेलोसिटी, एंड यहाँ पे तो वेलोसिटी ही है. सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. सो करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन. लेट्स से आप कोई भी फ्यूचर में अगर आप कुछ इन्वेंट करते हैं और आप अपना खुद का फार्मूला बनाते हैं, ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, where A is some quantity, B is some quantity, C is some quantity. डिपेंड, वो ज़रूरी नहीं है कि फंडामेंटल क्वांटिटी हो या डिराइव्ड क्वांटिटी हो. तो आपका फार्मूला जो है वो करेक्ट है या नहीं, उसको सिंपली अगर चेक करना है आपको, तो आप यूनिट के टर्म्स में लिखिए या डायमेंशन के टर्म्स में लिखिए, सो दैट यू कैन verify the correctness of that equation. So correctness of the equation can be verified using dimensional analysis, जो हमने यहाँ पे देखा. यही जो मैंने मीटर पर सेकेंड लिखा है, इसको डायमेंशनल एनालिसिस के टर्म्स में अगर देखना है तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा. मीटर जो है वो होगा एल, मास जो है वो तो यूज़ नहीं हो रहा है तो m0, सेकेंड्स जो है वो टाइम तो होगा t⁻⁻1 इज इक्वल टू दिस थिंग प्लस दिस थिंग, जो भी कुछ है वो भी यहाँ पे एज इट इज़ सेम ही आएगा, जो यहाँ पे लेफ्ट में है वही राइट में आएगा. सो करेक्टनेस जो है वो वेरीफाई हो जाएगी. सो जो फ्रेंड्स, जो अगला इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, अगर सी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. So to get relationship between related physical quantities, that is one of the important applications of dimensional analysis. But CT point of view से ये important नहीं है. So महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक आप definitely refer कर सकते हो to understand this concept. But we are skipping this for now. And let's move on to the third important application, that is 1 joule is how many ergs. So ये वैसे तो इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल फिजिक्स में, जनरली सीटी में पूछा नहीं जा सकता है, बट इनडायरेक्टली दिस कैन बी यूज़फुल टू यू. सो जूल जो है वो बेसिकली एक ऐसा यूनिट है, बट अर्ग्स जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, वो CGS यूनिट है. सो दिस इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट to another unit. So joule is unit for energy, and ergs is also unit for energy, but it is converted from joule to erg, like it is a conversion from SI unit to CGS unit. So उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है. सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस कि ये होता कैसे है. सो joule work done can be represented as force into displacement. force जो है वो होता है mass into acceleration, and displacement जो s है that is basically length जो होगा मीटर में, तो इसको मैं l लिख देता हूँ. mass जो होगा kg में, that can be represented as m1 for dimensional, for using dimensional formula. a is acceleration which is meter per second square. मीटर जो है that is length 1 per second square, so L1 t raised to minus 2, and this can be represented as L1, so this becomes m1 L2 t minus 2. now अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो that is 1 जूल जो होगा m1 L2 t raised to minus 2, एंड अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो ये है अर्ग्स. तो अर्ग्स में यही जो चीज़ है उसका हमें कन्वर्जन करना है. तो m can be written as kg raised to 1, L can be written as meter raised to 2, T can be written as second raised to minus 2. So CGS unit for this we have already discussed. kg जो है वो बन जाएगा ग्राम, जो मीटर है वो बन जाएगा सेंटीमीटर, एंड सेकेंड्स जो है वो रहेगा सेकेंड ओनली. सो kg जो है दैट कैन बी रिटन एज 10 raised to 3 grams, because 1 kg is 1000 grams raised to 1, and meter can be, so यहाँ पे ये जो कन्वर्ट हुआ ये हो गया ग्राम्स में, so this is grams into मीटर का स्क्वायर, so 1 मीटर is 100 सेंटीमीटर, so this becomes 10 raised to 2 का भी स्क्वायर,
एंड दिस बिकम्स सेंटीमीटर इंटू सेकेंड रेस टू माइनस टू, सेकेंड जो है वैसे ही रहेगा इसलिए रेस टू माइनस टू. सो दिस विल बिकम 10 रेस टू 3 इंटू ये होगा 10 रेस टू 4 इंटू ग्राम्स, ग्राम को मैं लिखता हूँ GM इंटू CM इंटू सेकेंड रेस टू माइनस टू. तो ये होता है 10 रेस टू 7 ग्राम सेंटीमीटर S रेस टू माइनस टू. सो जैसे किलोग्राम मीटर और S रेस टू माइनस टू, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम 1 जूल कहते हैं, ऐसे ही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम, यहाँ पे ये एक्चुअली सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा बिकॉज ये ओवरऑल स्क्वायर है, तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज वो यूनिट है, यूनिट का स्क्वायर है. हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो किया ही कन्वर्जन में, बट दिस इज यूनिट का स्क्वायर. तो जिस प्रकार केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो जूल होता है, उसी प्रकार ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो अर्ग्स होगा. बट हमने जब कन्वर्जन किया तो हमें एक वैल्यू मिली विच इज़ 10⁻⁷. सो दिस इज़ द बेसिक कन्वर्जन फ्रॉम SI unit to CGS unit for 1 joule. So 1 joule is the work done. Work done means energy. So एक most important चीज़ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, can also be asked in CET, that work done जो है उसका यूनिट किस क्वांटिटी से मिलता है. So that is basically energy. So energy is basically work done only. So energy is also the only quantity whose unit matches with work done. So I hope everything is clear till here. So we'll move on to our next topic, significant figures and order of magnitude. So this is also one of the most important topic. So पहले बात करेंगे significant figures की. इसके कुछ rules है जो यहाँ पे mentioned है, 6 rules जैसा कि आप देख सकते हैं. All non-zero digits are significant. तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा. सो आई विल टेक एग्जांपल, लेट्स से 1 2 3 4 5. सो एक बेसिकली नंबर है 12,345 जो किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकता है. तो यहाँ पे हर एक डिजिट इम्पॉर्टेंट है. तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. कोई भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं एंड मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं. मैग्नीट्यूड के एक एक डिजिट की कितनी इंपॉर्टेंस है उसी को कहते हैं सिग्निफिकेंस, एंड इंडिविजुअल डिजिट्स आर कॉल्ड एज लाइक सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है बिकॉज ईच एंड एवरी number is important here. So that is the first rule. Now if we move on to the second rule, so all zeros that occur between any two non-zero digits are significant. तो मैं अगर लिखूँ 1 2 0 0 4 5, so this is basically very significant because ये 0 0 वैल्यू तो कर ही रहा है यहाँ पे. So this is 6. यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ऊपर के केस में 5 थे. अगर मैं ऐसे लिखूँ 1.20045, so here 4 5 is definitely important, but these two zeros are also important because these two, अगर ये दो यहाँ पे नहीं होंगे तो ये इसका सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा. ये किसी मेजरमेंट को हो सकता है इंडिकेट कर रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो और उसकी प्रिसीजन को इंडिकेट कर रहे हो. दैट इज़ वाई these two zeros are also important. So here we have 1 2 3 4 5 6 significant figures. So this is the second rule. Third rule is all zeros that are on the right of a decimal point and also to the left of a non-zero digit is never significant. इसके एग्जाम्पल के लिए I'll use this example 0.000135. All zeros that are on the right of a decimal point. So यहाँ पे decimal point के right में 3 जीरो दिख रहे हैं and also to the left of a non-zero digit is never significant. Left of a non-zero digit, तो यहाँ पे 135 जो है ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स है एंड इनके पहले जो ज़ीरोज़ हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे ओनली 3 significant figures we have, that is 1 3 and 5. So that is the third rule. Fourth rule is all zeros that are on the right of a decimal point are significant.
only if a non-zero digit does not follow them. So only if a non-zero digit doesn't follow them. तो इसके लिए अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो आई थिंक लेट्स टेक दिस एग्जांपल फर्स्ट. यहाँ पे फिलहाल ज़ीरो तो नहीं है बट मैं ऐसे ही ये एग्जांपल ले रहा हूँ. सो यहाँ पे हो सकता है दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ सम ऑब्जेक्ट 20 रुपीज़ एंड 15 पैसे और समथिंग लाइक दैट. और 20.15 सेंटीमीटर अगर कंसीडर करते हैं तो 0.15 करिस्पॉन्ड्स टू सम वैल्यू इन सेंटीमीटर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट इसको ही अगर मैं 20.00 लिखूँ तो अगर रुपीज़ के टर्म्स में बात करें तो भले ही 20 ही सिग्निफिकेंट है, 00 सिग्निफिकेंट नहीं है, बट 00 एक्चुअली सिग्निफाइज दैट दी पैसे वैल्यू इज़ ज़ीरो. सो यहाँ पे बात वैल्यू के इम्पोर्टेंस की नहीं है, यहाँ पे बात है कि वो कौन से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर आप कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के एग्जांपल में 20.00 या ऐसा सिमिलर एग्जांपल देखें तो आपको समझ में आना चाहिए कि डॉट के आगे जो 00 है वो भी कुछ वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट एंड राइटिंग 20.00. अदरवाइज वी कुड हैव रिटन 20 ओनली. सो वैल्यू वाइज इसकी वैल्यू 20 ही है, but significance wise these two zeros are also important. That is why this example has four significant figures and this example also has four significant figures. ये हो गया ये रूल. So all zeros that are on the right of a decimal point are significant. तो आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट के आगे जो जीरोज हैं वो सब सिग्निफिकेंट है. ओनली इफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट डजंट फॉलो देम. तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो उन्हें फॉलो नहीं करता है. So all four values are significant including these two zeros after decimal point. Now we move on to the next rule. All the zeros that are on the right of the last non-zero digit after the decimal point are significant. So इसके example के लिए let's take this value. Now जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा, ऊपर के दो एग्जाम्पल्स में यहाँ पे यही तीन सिग्निफिकेंट थे बिकॉज पहले वाले जो ज़ीरोज़ है वो कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिखाते हैं. सिमिलरली इस केस में भी ये दोनों ज़ीरोज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. बट बाकी यहाँ पे जो अगर ये तीन ज़ीरो आप नहीं लिखेंगे तो भी इस चीज़ का वैल्यू सेम ही होगा विच इज़ 0.0124. So this is also 0.0124 and this value is also 0.0124. So value wise these two values are exactly same. But अगर ये zeros यहाँ पे mentioned है so that means these zeros describe precision of some value or precision of some measurement. So that is why they are significant. So that is what this rules tells us. So यहाँ पे टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे वो जाएंगे 6, 1, 2, 4 एंड दीज 3 ज़ीरोज़. भले ही ये तीन ज़ीरो जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है वैल्यू वाइज बट दे माइट रिप्रेजेंट प्रिसीजन ऑफ सम क्वांटिटी. अगर ये 000 के बदले कुछ और वैल्यू होगा तो वो क्वांटिटी इंडिकेट करेगा या उस क्वांटिटी की एक्यूरेसी इंडिकेट करेगा. दैट इज़ वाई दीज टू ज़ीरोज़ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Now last example is also most important example. अगर मैं लिखता हूँ 19000 तो यहाँ पे ये जो तीन ज़ीरो है इनका वैल्यू वाइज सिग्निफिकेंस है बट आई कैन ऑल्सो राइट रिप्रेजेंटेशन एज समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे 19 जो है वही सिग्निफिकेंट हुआ तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 2 एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. यहाँ पे 3 जो है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है. आप 19,000 को 19k लिख सकते हो, दैट इज 19 इंटू 10⁻³ सिग्निफिकेंट 19 हो गया. वो जो 1000 है वो वैल्यू वाइज इंपॉर्टेंट है बट significance wise that is not important because that can be represented with some magnitude. So this thing is called as order of magnitude. सो कोई भी क्वांटिटी में अगर आप सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेने के बाद अगर आप 10⁻² कुछ रिप्रेजेंटेशन में अगर आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं सो दैट वैल्यू बिकम्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर हियर. फॉर एग्जांपल इस केस में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो दिस कैन बी रिटन एज
दिस वैल्यू 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻�0। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 0। इस केस में भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 0। इस केस में भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है ये वैल्यू, तो फिर ये सारे ज़ीरोस का क्या होगा? सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 135 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे -6 हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो अगर आपको इन सारे डिजिट्स में बाकी सारे डिजिट्स अगर सिग्निफिकेंट काउंट नहीं हो रहे हैं, तो उसका मतलब होता है आप उनको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो 10 का जो पावर है, वो जो वैल्यू है इंडेक्स वैल्यू, दैट विल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल हियर। सो वी आर डन फॉर नाउ। इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में एरर का सिग्निफिकेंस क्या है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर CET that we'll be covering in some other video. And we'll be also solving the CET questions which are very important with respect to this chapter, units and measurements. So तब तक के लिए goodbye. We'll see you in the next video. Thank you.